हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पीजीटी समाजशास्त्र के फास्ट रिवीजन में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे और आप सभी लोग प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। और उसके अलावा आप देखें कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। क्योंकि चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, यह सुझाव किसने दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दिया जाए? ऑप्शन ए एम.वी. माथुर, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी आई नारायण या ऑप्शन डी एफ.एल.वी. पीएच। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी एफ.एल.वी. पीएच ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पे क्या नाम दिया है? विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा और पूछा गया प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पे विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम किसने दिया है? तो एफ.एल.वी. पीएच ने दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? आपको यहाँ अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद है ऑप्शन ए अनुच्छेद 334, ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, ऑप्शन सी अनुच्छेद 341 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 243 ए से लेकर के ओ तक के, ठीक है, अनुच्छेद 243 ए से लेकर के ओ तक के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है। और अगर आपसे अनुसूची पूछी जाएगी कौन सी, तो 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची में बात की गई है। और महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण? तो 33%। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पहले लागू किया गया। और उसके पश्चात ये उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह पे लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संरचना एवं प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम समाज एवं जीवित सावयव समानता को स्वीकार कर लें। निम्नलिखित विचारकों में से ये किसका दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए आर.के. मार्टन, ऑप्शन बी टी. पार्सन्स, ऑप्शन सी एम. जिन्सबर्ग या ऑप्शन डी ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन। इन्होंने बताया है कि संरचना एवं प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग तभी हो सकता है जब हम समाज एवं जीवित सावयव की समानता को स्वीकार कर सके, ठीक है। रैडक्लिफ ब्राउन ने ये चीज़ बोला है। और अगर रैडक्लिफ ब्राउन के बारे में बात करें कि ये किस परिप्रेक्ष्य को, तो ये तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं, ठीक है। रैडक्लिफ ब्राउन जो थे ये तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि संरचना एवं असंगति अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं है? ऑप्शन ए नाडेल, ऑप्शन बी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन सी पार्सन्स या ऑप्शन डी मर्टन। तो बताइए ये किसने तर्क दिया है कि संरचना एवं असंगति अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी आर.के. मार्टन ने। आर.के. मार्टन ने बोला है कि संरचना एवं असंगति जो होती है वो अंतर्निष्ठ रूप से विरोधात्मक नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर जानने की बातें हैं तो क्या क्या चीज़ें याद रखिएगा। तो इन्होंने देखिए सामाजिक संरचना का प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य इन्होंने दिया, ठीक है। सामाजिक संरचना का प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य दिया। उसके अलावा इन्होंने जो है विचलन के बारे में भी बात किया है, ठीक है। इन्होंने जनसंचार अगर लिख के आ जाए, जनसंचार की अवधारणा किसने दी? तो मर्टन ने ही दी। उसके अलावा अगर बात किया जाए केंद्रित साक्षात्कार, ठीक है, केंद्रित साक्षात्कार की बात किसने किया? तो वो भी आपका आर.के. मार्टन ने किया है, ठीक है। आर.के. मार्टन ने किस चीज़ को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए,
केंद्रीय साक्षात्कार, सामाजिक संरचना का प्रकारवादी स्वरूप, विचलन, जनसंचार, भूमिका सिद्धांत, कर्मचारी तंत्र, मध्यवर्ती सिद्धांत, इन सब अवधारणाओं के बारे में किसने बात किया है? आर.के. मर्टन ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस मिथक का विरोध करने के लिए कि जाति व्यवस्था एक अनन्य भारतीय घटना है, निम्नलिखित में से किसने भारत से बाहर जाति के तत्वों की व्याख्या की है? ऑप्शन ए घुरिये, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी ड्यूमा या ऑप्शन डी लीच। तो किसने ये बात किया है कि जो मिथक का विरोध करने के लिए बताया कि जाति व्यवस्था जो है एक अन्य जगह की भारतीय घटना है और इसे भारत के बाहर की जातीय तत्वों पे व्याख्या किया? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लीच ने। तो लीच ने जो भारत के बाहर जाति के तत्वों की व्याख्या किया है, ठीक है। और इन्होंने इनके अगर लेखन का कार्य देखें, लीच के लेखन के कार्य की किसके क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया हुआ है? तो राजनीतिक अलंकरण, ठीक है, राजनीतिक अलंकरण के क्षेत्र में, भाषाई श्रेणियों के क्षेत्र में इन्होंने बात किया है, और नातेदारी के बारे में इन्होंने बात किया है लीच ने, और मिथक तथा संस्कार, ठीक है, मिथक और संस्कार, इन सब चीज़ों के बारे में किसने बात किया है? लीच ने बात किया है। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी लीच की है, और लीच ने मिथक, संस्कार, भाषाई श्रेणियाँ, नातेदारी और राजनीतिक अलंकरण, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। आइए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंट्री ने किस अवधारणा को उपयोग में किया है? ऑप्शन ए निरपेक्ष निर्धनता, ऑप्शन बी सापेक्ष निर्धनता, ऑप्शन सी अवस्थिति निर्धनता या ऑप्शन डी आत्मपरक निर्धनता। तो यहाँ पे बात की जा रही है राउंट्री ने निर्धनता की किस अवधारणा का प्रयोग किया है? यहाँ पे ये आंसर बताना है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अवस्थिति निर्धनता। तो अवस्थिति निर्धनता जिसके बारे में किसने बात किया? राउंट्री ने बात किया। और राउंट्री के अनुसार जो होता है, राउंट्री ने एक और चीज़ बताई है, याद रखिएगा। देखिए अवस्थिति निर्धनता के बारे में किसने बात किया? राउंट्री ने। और राउंट्री ने बताया है कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था वो होगी कि जब अर्थव्यवस्था जो होगी, अर्थव्यवस्था जो होगी विनिमय की अपेक्षा, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था विनिमय की अपेक्षा उत्पादन पर आधारित हो, ठीक है। जब कोई ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि विनिमय के उद्देश्य ना की जाए बल्कि इस उद्देश्य किया जाए कि वो जीवन निर्वाह के उत्पादन के हो, तो उसे उन्होंने क्या बोला? जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था। तो जीवन निर्वाही अर्थव्यवस्था के बारे में भी राउंट्री ने बात किया है, और अवस्थिति निर्धनता के बारे में भी राउंट्री ने बात किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है कि ऑप्शन ए जाति एक बंद व्यवस्था है, ऑप्शन बी जाति एक खुली व्यवस्था है, ऑप्शन सी जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, या ऑप्शन डी जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। ये एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में बोला है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। जाति व्यवस्था, वैसे तो जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था है, ये किसने? मैकआइवर पेज ने बोला है, ठीक है। मैकआइवर एवं पेज ने ये बात बोली कि जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था है, जबकि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, ये किसने बोला है? तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने बोला। अपनी किस पुस्तक में बोला है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में बोला है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानकों का वह समूह जो यह परिभाषित करता है कि एक अधिकृत विशिष्ट परिस्थिति के व्यक्ति से किस प्रकार के कृत्य की अपेक्षा की जाती है कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी वांछनीय क्रिया, ऑप्शन सी अवांछनीय क्रिया, या ऑप्शन डी भूमिका। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भूमिका, ठीक है। मानकों का वह समूह यह परिभाषित करता है कि एक अधिकृत विशिष्ट परिस्थिति के व्यक्ति के किसी प्रकार का कृत्य, ठीक है, किसी परिस्थिति से व्यक्ति के किसी प्रकार का जो कृत्य मतलब कार्य से अपेक्षा की जाती है उसे क्या बोला जाएगा? उसे भूमिका बोला जाएगा। मतलब भूमिका क्या होती है? भूमिका वही होगी ना जो कोई परिस्थिति से आपकी जुड़ी होती है। जैसे आप पिता हैं, या आप पति हैं, या आप भाई हैं, तो उनसे संबंधित भी भूमिकाएं होती हैं। उसके अलावा आप अगर समाज में किसी तरह की पद या पोस्ट पे होते हैं उससे संबंधित भी भूमिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया था। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले ही कर चुके हैं? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी वेबर,
ऑप्शन सी मार्क्स या ऑप्शन डी मोनोरोट। तो बताइए ये किसने बोला है या किस समाजशास्त्री ने बताया है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले ही कर चुके हैं। ये कथन किसने, ये मत किसका है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए दुर्खिम ने ये बात बोला है कि जो समाजशास्त्र के उद्देश्य है उन सभी घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना होगा। क्यों? क्योंकि उनके बारे में पहले से अन्य विज्ञान बातें कह चुके हैं या उनका अध्ययन कर चुके हैं, तो अब उनका नए तरीके से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र होगा, ये समाजशास्त्र का उद्देश्य है। तो ये बात बोली है दुर्खिम ने। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंसिए का व्यक्ति की अवधारणा को संदर्भ समूह के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए मर्टन, ऑप्शन बी हाइमन, ऑप्शन सी रोसी या ऑप्शन डी दामले। तो हंसिए का व्यक्ति यह अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए मर्टन ने। हंसिए का व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? मर्टन ने दी है। ठीक है, तो अब आइए मर्टन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले मर्टन की अगर जन्म की बात करते हैं तो जन्म कब हुआ इनका? तो 1910 में हुआ। कहाँ हुआ था? अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। उसके अलावा मर्टन जो थे किससे संबंधित थे? प्रकार्यवाद। ठीक है, प्रकार्यवाद सिद्धांत के अंतर्गत मर्टन को जाना जाता है और इन्होंने हंसिए के व्यक्ति की अवधारणा दिया। उसके अलावा संदर्भ समूह, अगर संदर्भ समूह के बारे में बात किया जाए तो संदर्भ समूह को सबसे पहले किसने दिया? हाइमन ने। ठीक है, संदर्भ समूह के सबसे पहले किसने बात किया था? हाइमन ने। कब किया था? 1942 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह किसका मत है कि विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए मार्क्यूस, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी मिल्स या ऑप्शन डी बॉटोमोर। तो ये जो कथन है ये कथन है ऑप्शन डी बॉटोमोर का। ठीक है, तो बॉटोमोर ने कहा है कि विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक अंतर्विरोध की अभिव्यक्ति है। तो जो ये बॉटोमोर थे, ठीक है, बॉटोमोर, अगर ये पूछा जाए किस परिप्रेक्ष्य में तो ये मार्क्सवादी। ठीक है, किस परिप्रेक्ष्य में बॉटोमोर थे? ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में थे और इन्होंने मार्क्सवादी के साथ साथ ये पूंजीवाद और समाजवाद, ठीक, इन्होंने दोनों का विश्लेषण किया था। समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का विश्लेषण किया था। तो यहाँ पे देखिए पूंजीवादी व्यवस्था आ गया, बॉटोमोर यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी राइट मिल्स के अनुसार अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक शक्ति कितने अंतः पुरुषों श्रेणीबद्ध समूह द्वारा छल योजित की जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए 3। ठीक है, तो सी राइट मिल्स जो थे अमेरिका के समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति में 3 अंतःपोषण श्रेणीबद्ध समूहों को छलयोजित करते थे। और जो सी राइट मिल्स थे ये जो थे ये अमेरिकी उग्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, अमेरिकी उग्रवादी समाजशास्त्री के रूप में सी राइट मिल्स जाने जाते थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए पॉलिबियस, ऑप्शन बी डेविड ह्यूम, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी इब्न खाल्दून। तो ये इसे किसने दिया था? देखिए ये सभ्यता के विकास के लिए किसने ये बात की थी कि खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता को किसने दिया? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी इब्न खाल्दून जो थे ये सभ्यता के विकास के लिए इन्होंने बताया था कि खानाबदोश और खेतिहर लोग जो होते हैं उनके मध्य संघर्ष होते हैं और इस मान्यता के आधार पे इन्होंने समाज में एक संघर्ष का सिद्धांत दिया। तो समाज में अगर संघर्ष का सिद्धांत खानाबदोश और खेतिहर के आधार पर दिया जाएगा तो कौन होंगे? इब्न खाल्दून। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत प्रबुद्ध जाति की आलोचना करते हुए किसने प्रभावशाली व्यक्तियों का अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए ल्यूस ड्यूमा, ऑप्शन बी टी.के. उमन, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे या ऑप्शन डी योगेश अटल। तो किसने प्रभावशाली व्यक्तित्व की अवधारणा दी है? ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है केवल कि प्रभावशाली व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दी है या प्रबुद्ध जाति की आलोचना के आधार पर प्रभावशाली व्यक्तित्व की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन
सी एस.सी. दुबे ने। एस.सी. दुबे ने एम.एन. श्रीनिवास के प्रभु जाति की आलोचना करके प्रभावशाली व्यक्तित्व की अवधारणा दी है। अब प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या होता है इस चीज़ को समझिए। तो ये मानते थे जब इन्होंने आलोचना किया प्रभु जाति का, तो इन्होंने बताया कि जो जाति होती है, जाति की जो शक्ति होती है वो गांव में कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है। ठीक है, उन्होंने बताया कि सभी लोगों के ना हाथ में, कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है और वही लोग पूरे गांव का या समूह का निर्धारण करते हैं या उसका रूपरेखा को मतलब संभालते हैं। तो इसके आधार पे एस.सी. दुबे ने प्रभावशाली व्यक्तित्व की बात किया। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए क्रोबर, ऑप्शन बी फ्रेजर, ऑप्शन सी बी स्ट्रीट या ऑप्शन डी मैलिनोवस्की। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी बी स्ट्रीट। ठीक है, बी स्ट्रीट ने संस्कृति को आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति में किया है। वहीं अगर क्रोबर की बात किया जाएगा, क्रोबर ने किस में बात किया संस्कृति के? इथोस और इडोस। ठीक है, इसके बारे में किसने बात किया है? क्रोबर ने बात किया है। और बी स्ट्रीट ने आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति में वर्गीकृत किया है संस्कृति को। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक प्रसारवादी विचारक ने सांस्कृतिक प्रसार के अध्ययन हेतु स्वरूप एवं मात्रा का मापदंड विकसित किया है? ऑप्शन ए पीटर डब्ल्यू सिम्ट, ऑप्शन बी डब्ल्यू कॉर्पस, ऑप्शन सी एम गुसिंडे या ऑप्शन डी एफ ग्रेबनर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए पीटर डब्ल्यू सिम्ट ने, जो कि एक प्रसारवादी विचारक थे। इन्होंने सांस्कृतिक प्रसार के अध्ययन हेतु स्वरूप एवं मात्रा का मानदंड विकसित किया है। ठीक है, तो पीटर डब्ल्यू सिम्ट कौन थे? प्रसारवादी विचारक थे और इन्होंने संस्कृति के प्रसार के अध्ययन के लिए क्या बात किया था? स्वरूप एवं मात्रा के मानदंड को विकसित किया था। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस लाए हैं ये भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में आप लोग जरूर अपने क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं उसे बताइएगा 30 में से। आइए अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे की संस्कृति के तत्व को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए सात्मीकरण, ऑप्शन बी समाजीकरण, ऑप्शन सी प्रसंस्कृतिकरण या ऑप्शन डी स्वसंस्कृतिकरण। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी प्रसंस्कृतिकरण। प्रसंस्कृतिकरण क्या होगा? जब हम दूसरों की संस्कृति के कुछ तत्व अपनाएंगे तो वो प्रसंस्कृतिकरण होता है। वहीं समाजीकरण क्या होगा? जब किसी चीज़ों को हम सीखते हैं या अनुकरण करते हैं, जैसे जब छोटा बच्चा किसी बड़े के जैसे बिहेव करने के लिए उनका अनुकरण करता है, उन चीज़ों को सीखता है, तो वो सामाजिक अनुकरण होगा। सात्मीकरण क्या होगा? जब हम चीज़ों को अपने में अपना लेते हैं, पूरी तरह से घुला मिला लेते हैं, तो वो सात्मीकरण होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी सिमेल, ऑप्शन सी डेरेनड्रॉफ या ऑप्शन डी कोजर। तो संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी डेरेनड्रॉफ। ठीक है, डेरेनड्रॉफ ने संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र को विकसित किया है, जो कि इनका जो संघर्ष सिद्धांत है किससे था संबंधित? सत्ता। ठीक है, सत्ता से संबंधित था। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाजशास्त्र में मध्यवर्ती सिद्धांत का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए डब्ल्यू डिल थे, ऑप्शन बी एल टी हॉबहाउस, ऑप्शन सी आर के मर्टन या ऑप्शन डी ओ कोहेन फ्रॉड। आएगा ऑप्शन सी आर के मर्टन। आर के मर्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया? मध्यवर्ती सिद्धांत दिया। ठीक है, और मध्यवर्ती सिद्धांत आर के मर्टन ने तो दिया, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया मध्यवर्ती सिद्धांत को, सबसे पहले अगर बात किया जाए किसने प्रतिपादित किया, तो किया किसने? टी.एच. मार्शल ने। ठीक है, टी.एच. मार्शल ने कब प्रतिपादित किया था? 1946 में। ठीक है, जो टी.एच. मार्शल ने किया था, ये इन्होंने एक पदभार संभाला था अधिष्ठा का, उसमें इन्होंने अपने उद्बोधन में इस शब्द का प्रयोग किया था टी.एच. मार्शल ने। बाद में इसका व्यवस्थित अध्ययन आर के मर्टन ने किया। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करता है? ऑप्शन ए जे मॉर्डक, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास या ऑप्शन डी वी.एम. दांडेकर। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने क्या बात कहा है कि वर्ग जो होती है वो जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किसने आधुनिक समाज को क्रांति युग समाज माना है? ऑप्शन ए उलरिच बेक, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी जिगमंड बाउमैन या ऑप्शन डी एंथनी गिडेंस। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस ने बोला है कि आधुनिक समाज जो है वो कैसा समाज है? क्रांति युग समाज है। ठीक है, आधुनिक समाज को क्या बोला है एंथनी गिडेंस ने? क्रांति युग समाज बोला है। और इनकी जो पुस्तक है एंथनी गिडेंस की, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। ठीक है, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी एंथनी गिडेंस की बुक है। इसमें इन्होंने आधुनिक समाज को क्रांति युग समाज बोला है तथा इन्होंने जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, पूंजीवाद, सामाजिक वर्ग, स्त्रीकरण, सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकता तथा उत्तर आधुनिकता पे कई लेख लिखे हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघर्ष को संस्करण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उसे देने वाला। यह विचार किसने दिया है? ऑप्शन ए के डेविस, ऑप्शन बी डब्ल्यू ई मूरे, ऑप्शन सी पी सोरोकिन या ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने बात किया है कि संघर्ष जो होता है वो संस्करण को आसान बनाए, मतलब ऊंच नीच की भावना है उसको आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उसको देने वाला। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि कम समय बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दें जिससे आपको उसके आंसर पता चल सके, जिससे क्या पता आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपको किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए। इसलिए हम आज ज़्यादा आपको बता नहीं रहे हैं, केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराधी उप संस्कृति जड़ जमाती हैं। ऑप्शन ए उच्च वर्ग संस्कृति में, ऑप्शन बी उच्च मध्यम वर्ग संस्कृति में, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग संस्कृति में या ऑप्शन डी मध्यम वर्ग संस्कृति में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग संस्कृति में। श्रमिक वर्ग संस्कृति में अपराधी जो होते हैं वो उप संस्कृति की जड़ जमती है, क्योंकि देखिए श्रमिक वर्ग संस्कृति जो होती है वो बहुत ही सरल होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें संक्रमण की अवस्था ज़्यादा होती है। और अपराधियों की उप संस्कृति अगर कहीं जन्म ले सकती है तो कहाँ ले सकती है? वो श्रमिक वर्ग संस्कृति में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूटों का चयन करना है। तो देखिए बुक दिया है, उसके सामने समाजशास्त्रियों के नाम दिए, तो यहाँ पे बताना कौन सी बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए इंडियाज विलेज एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी एन इंडियन विलेज ब्रजराज चौहान, ऑप्शन सी आर राजस्थान विलेज मैकियम मेरिट या ऑप्शन डी विलेज इंडिया एस.सी. दुबे और 5 पे दिया आंद्रे बताई। तो इसको मिलान कीजिए सही से। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा तो पहला बात किया जाएगा इंडियाज विलेज, ये किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। ठीक है, इंडियाज विलेज किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास है। वहीं बात किया जाएगा एन इंडियन विलेज किसकी है? तो ये है एस.सी. दुबे की है। वहीं राजस्थान विलेज की बात किया जाएगा तो ब्रजराज चौहान की है, और विलेज इंडिया की बात की जाएगी तो किसकी है? मैकियम मेरिट की है। ठीक है, तो ये आपका मिलान है कि इंडियाज विलेज एम.एन. श्रीनिवास, एन इंडियन विलेज एस.सी. दुबे और राजस्थान विलेज ब्रजराज चौहान और विलेज इंडिया किसकी है? मैकियम मेरिट की है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बनता है वो रहेगा ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि संरचनाएं सामाजिककर्ता से बाह्य वस्तु नहीं होती है, प्रयुक्तकर्ताओं द्वारा उसके व्यवहारों में उत्पादित और पुनरुत्पादित नियमों या साधन होती हैं? ये किसने बात किया है? ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ, ऑप्शन सी रॉल्फ लिंटन या ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन। यहाँ पे जो आंसर रहेगा, पहले आंसर आपको बता देती हूँ, ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस। ठीक है, अब इस तर्क को अगर आप पढ़ेंगे पूरा काफ़ी लंबा है, तो अगर कैसे पहचानने को, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है नियम एवं साधन, तो नियम एवं साधन के बारे में किसने बात किया है? एंथनी गिडेंस ने बात किया है ना। और सामाजिक संरचना के बारे में तो जब संरचना से शुरू हुआ है और लास्ट में ये नियम एवं साधन पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए एंथनी गिडेंस। वहीं व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का अधिकतर बात किया जाता है तो पार्सन्स। अगर कहीं सत्ता या संघर्ष की बात कर दी जाती तो यहाँ पे डेहरेनडॉर्फ होते हैं, और वहीं कहीं भूमिका या परिस्थिति की बात कर दी जाती तो वहाँ पे अधिकतर कौन होते हैं? रॉल्फ लिंटन होते हैं। ठीक है, तो ये पहचानने का एक तरीका है हल्का हल्का सा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों का विकास, ऑप्शन बी दलितों की प्रोन्नति, ऑप्शन सी गरीबों में सर्वाधिक ग्रामीण की सहायता या ऑप्शन डी भारत में निर्धनता का पूर्ण निराकरण। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा गया क्या है?
तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गरीबों में से भी सर्वाधिक गरीबों की सहायता करना, जो गरीब है उनमें से भी गरीबों की सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो इसे कब स्टार्ट किया गया था? 1977 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात किया जाए तो सन 2014 या 15 के बीच में इसका नाम क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। ठीक है, इसमें गरीबों में भी जो सर्वाधिक गरीब थे उनके लिए सहायता करना इसका उद्देश्य था। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरणोत्तर आधुनिकता का संप्रति किसने दिया? ऑप्शन ए गिडेंस, ऑप्शन बी आयशर, ऑप्शन सी बॉमन या ऑप्शन डी बेक। तो मरणोत्तर आधुनिकता के बारे में किसने अपना संप्रति दिया है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी उलरिच बेक। ठीक है, इसे बोलते हैं उलरिच बेक। ठीक है, इनका पूरा नाम उलरिच बेक। इन्होंने मरणोत्तर आधुनिकता, या इसको एक और नाम से भी आ जाता है पेपर में, जोखिम भरे समाज। ठीक है, जोखिम भरे समाज या मरणोत्तर आधुनिकता के बारे में किसने बात किया है? उलरिच बेक ने बात किया है। और इसमें इन्होंने बताया है कि समाज में जितनी अधिक तकनीकी यंत्र बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? जोखिम बढ़ेगा। इसी आधार पे इन्होंने बताया मरणोत्तर आधुनिकता में क्या होगा? तंत्र मतलब तकनीकी का विकास होगा। ठीक है, जब विकास होगा तो जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा जोखिम भी बढ़ता जाएगा। इसके बारे में इन्होंने बात किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा हमारे युग का नवीनतम एवं सुव्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं यंत्रीकरण है? आधुनिक पूंजीवाद तो मात्र उसका परिणाम है। ठीक है, ये किसने कहा है कि हमारे युग का नवीनतम एवं सुव्यापक तंत्र पूंजीवाद नहीं यंत्रीकरण है, आधुनिक पूंजीवाद तो उसका मात्र परिणाम है। ऑप्शन ए आर्गबन एम निकोफ, ऑप्शन बी मैकाइवर एम पेज, ऑप्शन सी मार्क्स या ऑप्शन डी वेबलेन। तो जो ये डेफिनेशन है ये आपके ऑप्शन डी वेबलेन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मार्क्स इसलिए आप चूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि पूंजीवाद के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ नकारा जा रहा, जबकि मार्क्स जो थे वो पूंजीवाद मैकाइवर एम पेज और आर्गबन निकोफ तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे आधुनिकता की बात की जा रही। तो आपका जो आंसर बन रहा है वो डी बन रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा सेंस लगा के भी आंसर देंगे तो आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, और वेबलेन ने किसने? प्रौद्योगिकी के बारे में, औद्योगिकी के बारे में बात किया है वेबलेन ने। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात किया कि आधुनिक पूंजीवाद उसका परिणाम है, यंत्रीकरण के बारे में किसने बात किया? वेबलेन ने। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक को कभी कभी उत्पीड़ित रहित अपराध माना जाता है? ऑप्शन ए संगठित अपराध को, ऑप्शन बी राजनीतिक अपराध को, ऑप्शन सी सामाजिक अपराध को या ऑप्शन डी निगमित अपराध को। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी निगमित अपराध जो है इसमें उत्पीड़न रहित अपराध माना जाता है। ठीक है, कभी कभी उत्पीड़ित रहित अपराध के नाम से किसे जाना जाएगा? निगमित अपराध को जाना जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी लोग JIC या UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं वो सभी हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। उनको आगे आगे हम उनके लिए अच्छे से प्रैक्टिस सेट और नोट्स इन सब की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको हम आगे अपने वीडियोस में बताएंगे कि कैसे क्या आपकी तैयारी कराएंगे हम अच्छे तरीके से। फिलहाल अभी आप फोकस कीजिए 2-3 दिन जो भी बचे PGT के एग्ज़ाम के लिए, और जितना अच्छे से हो सके तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।